ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, सेक्शन फार्मूला देखा। अब आइए उनसे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं। लेंथ ऑफ पी आर हमें 10 दिया हुआ है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो पी आर का लेंथ हमें दिया हुआ है, पी आर का लेंथ हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, और अगर पी क्यू का लेंथ निकालें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो पी क्यू का लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी -2 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 1 + 2 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 5। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब पी क्यू आर कोलिनियर हैं, तो हमने ये देखा था कि तीन पॉइंट्स, अगर डिस्टेंस फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिस्टेंस फार्मूला में हमने ये देखा था कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर तभी होते हैं जब सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड। ठीक है, या तो ये सिनेरियो होना चाहिए, या फिर तीन पॉइंट्स कोलिनियर तब हों जब आपके पास वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो खुद को किसी ना किसी रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए P है हमारे पास 2, -2 और Q है लेटस से हमारे पास -2, 1। ठीक है, तो R या तो PQ के बीच में लाई करेगा या फिर PQ के इस तरफ लाई करेगा। यही दो सिनेरियो हो सकता है। तो हम पहला केस लेते हैं, अगर ये वाला केस लेते हैं तो इंटरनल डिवीजन होगा, और अगर ये वाला केस लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो हमें लेंथ ऑफ पी आर 10 दिया हुआ है और लेंथ ऑफ पी क्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियरली अगर लेंथ ऑफ पी आर 10 दिया हुआ है और लेंथ ऑफ पी क्यू 5 दिया हुआ है, तो ये वाला सिनेरियो तो हमारे पास क्या पॉसिबल है नहीं। दिस विल नॉट बी अ पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि पी आर का लेंथ 10, ठीक है, और पी क्यू का लेंथ 5 साइमल्टेनियसली यहाँ पे इस सिनेरियो में नहीं हो सकता। तो यानी ये वाला हमारे पास एक फिजिबल सिनेरियो है जहाँ पे पी आर का लेंथ 10, ठीक है, और पी क्यू का लेंथ क्या है, 5 है। तो अगर ये वाला सिनेरियो देखते हैं हम, तो इस वाले सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, R डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो, R डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो। तो पी आर इज टू क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास 5 था, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारे पास 10 था। ठीक है, तो यानी ये डिस्टेंस हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पी क्यू, R डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1, ठीक है, बिकॉज वी हैव पी आर इज टू क्यू आर एक्सटर्नली, ये हो जाएगा एक्सटर्नली। तो अगर R का कोऑर्डिनेट हमें देखना है, तो यानी हमारे पास ये सिनेरियो हो गया कि पी आर अपॉन क्यू आर, ये 2/1 हो गया, और ये क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब भी ये डिवीजन होता है तो 2 हमेशा Q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो होगा वो किसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, P के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो R का जो नया कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जैसा कि मैंने बताया 2 हमेशा Q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू -2, माइनस बीच में होता है क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एंड इट विल बी 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -2 अपॉन 2 - 1। ठीक है, तो ये आर का कोऑर्डिनेट इस सिनेरियो में हो गया हमारे पास। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 एंड दिस विल बी -2, तो -6, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 2 + 2 दैट इज 4। तो एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आर का एक पॉसिबल कोऑर्डिनेट आ गया -6, 4। अच्छा, कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्या यहाँ पे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये सिनेरियो भी तो हो सकता था
कि ये यहाँ कहीं हमारा P होता, ठीक है, यहाँ कहीं Q होता और यहाँ कहीं R होता। तो इस सिनेरियो में आपके पास ये डिस्टेंस अभी PR 10 हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिनेरियो हमारे पास पॉसिबल था। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, तो PR अपॉन QR, इस केस में PR हमारे पास 10 है और QR हमारे पास 15 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, ठीक है, इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3, ठीक है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर से अगर हमें R का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 Q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और 3 P के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखें R का कोऑर्डिनेट तो ऐसा लिख सकते हैं, R विल बी इक्वल टू 2 हमारा Q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 2 इंटू -2 माइनस 3 हमारा P के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4 -6 -10 हो जाएगा, -10 अपॉन -1, तो दिस विल बी 10, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 + 6 8 और अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -8। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास R के दो पॉसिबल पोजीशंस हो जाएंगे, R के दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला पॉसिबल कोऑर्डिनेट है हमारे पास -6, 4 और दूसरा पॉसिबल कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10, -8। ठीक है, तो ये दो पोजीशन होंगे R के, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A2,3 एंड B5,6 इज डिवाइडेड बाय 3,4। ठीक है, तो फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 3,4 विथ रिस्पेक्ट टू AB। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमारे पास A और B के पोजीशन दिए हुए हैं और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट अस से इसको हम C बोल देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि ये इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमारा सबसे पहला तो टारगेट होगा रेशियो आइडेंटिफाई करना। तो जैसे हमारे पास सपोज ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2,3, ये पॉइंट है हमारे पास B जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 5,6, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। ठीक है, 3,4। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि ये जो 3,4 है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी हमें रेशियो निकालना होगा तो हम मान लेंगे कि वो रेशियो λ/1 है। ठीक है, तो अगर रेशियो λ/1 है तो इसके अकॉर्डिंग C का जो कोऑर्डिनेट आना चाहिए था, C का कोऑर्डिनेट आना चाहिए था 5λ+2 अपॉन λ+1, और यहाँ से हो जाएगा 6λ+3 अपॉन λ+1। ये C का कोऑर्डिनेट होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लेकिन जो हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ है 3,4। तो क्लियरली हमारे पास 5λ+2 अपॉन λ+1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5λ+2 इज इक्वल टू 3λ+3 हो जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई 2λ इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा की जो वैल्यू आ गई 1/2। तो देयरफॉर जो रेशियो आया हमारा वो रेशियो आ गया 1:2, और सिंस ये पॉजिटिव है तो ये डिवीजन कैसा है, इंटरनल डिवीजन है। तो 1:2 इंटरनली आ गया, लेकिन हमें ये रेशियो नहीं निकालना था,
हमें निकालना था हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 3,4 विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। यानी अगर हमारे पास पॉइंट सी ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है, और सी अगर ए बी को 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो लेट अस से अगर हमारे पास ये ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी है, ठीक है, तो सी अगर इसको 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा था, तो हमें एक नया कोऑर्डिनेट डी चाहिए जो इसको 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एच सी लिख देता हूं मैं इसको शॉर्ट में, ऑफ सी विल बी अ पॉइंट विच divides AB externally in ratio 1:2। एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी कहने का मतलब हमारे पास AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये रेशियो 1 से छोटा है, यानी क्लियरली D इधर नहीं बल्कि इस साइड में कहीं लाई किया होगा, ठीक है, D इस साइड में कहीं लाई किया होगा। कोई बात नहीं, उसके पोजीशन से हमें मतलब नहीं है, हमें तो उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए 1 जो मल्टीप्लाई होगा वो B के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो A के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हम अगर D का कोऑर्डिनेट निकालें डायरेक्ट, तो हम देखते हैं 1 विल गेट मल्टीप्लाइड इन द कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो 1 × 5, 2 जो होगा वो A के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 अपॉन 1 - 2, और यहाँ हो जाएगा 1 × 6 - 2 × 3 अपॉन 1 - 2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, तो यानी D का जो कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स A, B and C are this, this and this. Find the possible coordinate of D so that the figure formed is a parallelogram. ठीक है, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। लेट अस से इस तरीके का कुछ पैरेललोग्राम बना होगा, सपोज इस तरीके का मान लेते हैं, इस तरीके का कुछ पैरेललोग्राम बना होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास A का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है लेट अस से 4,1, B का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 5,-2, C का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 3,7, और D का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ D, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि फिगर फॉर्म्ड इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करें तो पैरेललोग्राम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और प्रॉपर्टी क्या है वो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये डायगोनल्स हमारे पास हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं D का कोऑर्डिनेट फॉर द टाइम बीइंग x, y मान लूँ, ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर मान लीजिए हम मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, AC का मिड पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3/2 एंड 7 + 1/2, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट में हमें क्या करना होता है, λ/1 का रेशियो वाला फॉर्मूला हमने देखा था। तो मिड पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि अब रेशियो हमारे पास क्या हो जाता है, 1:1। तो अगर हम ध्यान दें तो कोई भी दो पॉइंट है, अगर लेट अस से हमारे पास ये पॉइंट x1, y1 और ये पॉइंट x2, y2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ आसानी से कैसे निकाला जा सकता है, x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2
एंड y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ से AC का मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, BD का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। BD का मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 2 और -2 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब लेकिन सिंस ये दोनों सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास 5 प्लस एक्स बाई 2 शुड बी इक्वल टू 7/2, और यहाँ से अगर हमने निकाला तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली -2 प्लस y/2, दिस विल बी इक्वल टू 8/2। तो यानी यहाँ से हमने देखा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो देयरफॉर d का जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी 2,10। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑलराइट।